दोस्तों, अभिजीत दीपके के पिताजी की कुल कमाई है 65,000 रुपए महीना और वो 1,70,00,000 रुपए सिर्फ पे कर रहा है फी अमेरिका में पढ़ाई के लिए। इसके अलावा आना जाना खाना पीना छोड़ दीजिए। ये सौरभ दास जो कि लंबे अरसे से बेरोजगार है, वो ग्रेटर कैलाश में 9,000 स्क्वायर फुट के एक फ्लैट में रहता है जिसके महीने के का किराया है करीब 1,25,00,000 रुपए। ये सारे दावे मेरे नहीं हैं। और एक अभिजीत जी हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने सौरभ दास के बारे में ये पूछा है और एक केस फाइल हुआ है, उन्होंने महाराष्ट्र में ये कहा है कि भाई पैसे कहां से आ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कि ये हर रोज ये पार्टियां, इतनी लैविश पार्टियां हो रही हैं सौरभ दास के फ्लैट पे, उसके पैसे कौन दे रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है? और अगर इतने पैसे हैं ही तो जुनैद भाई बिरयानी वाले जिन्होंने इतने भर भर के सबको खिलाया एक आध महीने, उनकी कुछ मदद कर देते। अब इन सवालों के जवाब में क्या मिल रहा है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अभिजीत दीपके कहते हैं कि जाओ पहले साइन लेकर आना है तो उसका साइन लेके आ जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया। मतलब कि अगर मेरी आमदनी जानना है तो पहले प्रधानमंत्री अपनी आमदनी बनाए, अगर मेरी डिग्री जानना है तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए। उसी तरह सौरभ दास कहते हैं कि मेरा इनकम कहां से आ रहा है यह जानने के लिए पहले सारे लोग अपना इनकम बताएं तब बताऊंगा। भैया मोरी मैया मोरी, तुम सब हो बेरोजगार और तुम सब जी रहे हो करोड़पति जैसी लाइफस्टाइल, तो कोई ना कोई तो पैसा देता होगा। वो जो ग्रेटर कैलाश का जो बंगलो है वहां पे सब अमीर लोग रहते हैं। तुम बेरोजगार वहां रह रहे हो और यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, दारू शारू 5 स्टार की पार्टी चली, कहीं से तो आ रहे होंगे। अब जवाब दे दो, और जवाब नहीं दोगे तो कुछ बातें मैं बताऊंगा। क्या यह सच नहीं है कि 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जिनको जंतर मंतर पे कवरेज करने के लिए सिर्फ 3 एजेंसियों से पैसे पेमेंट किए गए? क्या यह सही नहीं है कि बच्चियों को गाली देने के लिए, उकसाने के लिए पैसे पेमेंट किए गए? क्या यह सही नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास से पहली बार सीधे बोस्टन से आके क्रांतिकारी बन गया? चक्कर बहुत लंबा है और ये सारे सवाल, इनमें से कोई सवाल मैं नहीं पूछ रहा। जाके पता कीजिए कि सोशल मीडिया पे बकायदा कागज के साथ पूछे जा रहे हैं। तो जो कल तक कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि जाके प्रधानमंत्री का इनकम लेकर आओ, प्रधानमंत्री की डिग्री लेके आओ। तुम हो कौन? तुमने दंगे फसाद कराए हैं इसलिए पुलिस तुमसे पूछेगी। तुमने हिंसा करवाई है इसलिए पुलिस तुमसे पूछेगी। तुमने सर तुड़वाया इसलिए तुमसे पूछेगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सौरभ दास और अभिजीत दीपके का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग उनका स्कॉलरशिप, तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का। जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी जरा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज मांगा जा रहा है तो। एंड ये जो स्टोरीज चल रहे हैं बंगलों के, घर के, मतलब मैंने तो आज ट्वीट भी किया इसके बारे में। एक सीजेपी का स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड निकलना चाहिए, उस पे ये सारे जो स्टोरीज चल रहे हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग एक कॉमेडी शो बनाएंगे। इतना कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा है, ये सारे बेतुकी बातें हैं। लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मजे लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए इस चीज को। हम भी एंटरटेनमेंट लेके हंस रहे हैं। अब मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ रिटायर्ड लोग हैं और उनका कहना है कि सिर्फ एक कागज के चलते ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास वगैरह सब जेल जा सकते।
और वो कागज क्या है कि जब भी आप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत लेने जाते हैं तो आपको एक दस्तखत करना होता है। 4-5 पन्नों का एक कागज होता है, वो दस्तखत करना होता है। और उसमें आखिरी पॉइंट देखिए, उस आखिरी पॉइंट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर मेरे प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा हुई और लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरह का सिचुएशन हुई तो मैं ओन करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, सजा मुझे मिलेगी। साइन करते वक्त चूक गए, फिर बोलो साइन लेकर आना है तो उसका लेकर आओ जिसने हमारे हाथों पे ये लिख दिया था। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो कि पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो। जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड या बुराड़ी पर जाता है तो उसको अंडरटेकिंग देनी होती है, परंतु ये अंडरटेकिंग ये दिल्ली पुलिस की अंडरटेकिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, जो कि रिट पिटीशन क्रिमिनल रिट पिटीशन 1153/2017 की एक गाइडलाइंस थी। उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक एसओपी बनाई 48/2022। उसमें तमाम चीजें ऑर्गेनाइजर को सिग्नेचर करके देनी होती हैं कि मैं इन सब चीजों को एडहेयर करूंगा, इन चीजों को मानूंगा और कानून को मानना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि 22 पॉइंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर पर है, उसमें लिखा है कि मैं जो भी है ऑर्गेनाइजर शैल एंश्योर दैट धरना डेमोन्स्ट्रेशन विल बी इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डर मतलब बिल्कुल एक सही तरीके से, कानूनी तरीके से इसको चलाया जाएगा। उसके अलावा छठा पॉइंट है कि 1000 से ज्यादा गैदरिंग मैं नहीं होने दूंगा, ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर पर आयत होती है। उसके अलावा इसमें कंडीशन नंबर 9 है कि ये धरना केवल 10 से 5 के बीच में होगा, जिसका इन्होंने पहले दिन से ही उल्लंघन किया। उसके अलावा एक चीज है कि जो भी बैनर फ्लैग जो भी कुछ भी होंगे उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 9 फीट बाई 6 फुट होगी। और फ्लैग बैनर एंड स्टिक्स प्योरली फॉर डिस्प्ले, केवल आप दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा दिल्ली पुलिस महासंघ को दिखाने के लिए किया है, पर आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। कोई उसमें ऐसी बात नहीं लिख सकते जो किसी की भावनाओं को हर्ट करती हो, किसी को गलत साबित करती हो, किसी विदेश के बारे में बात नहीं लिख सकते, इस तरह की चीजें हैं। कुल मिलाकर दोस्त कहानी तो बहुत है। कहानी जुनैद भाई के सोर्स ऑफ इनकम की भी है, कहानी इस बेरोजगार अभिजीत दिपके के भी है जिसके माँ बाप की कंडीशन बहुत खराब थी और ये खुद कहता था कि माँ दूसरे के घरों में काम करके काम चलाती थी, लेकिन यह अचानक अमेरिका में इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ने लगा और फ्लाइट से रेगुलर आने जाने लगा और लग्जूरियस लाइफ जीने लगा। कहानी तो सौरभ दास की भी है, था तो पत्रकार, लेकिन भारत के कितने ऐसे पत्रकार होंगे जो बेरोजगारी में हैं लगातार और ग्रेटर कैलाश में 9000 स्क्वायर फुट का बंगला रखे हुए हैं। भारत के कितने ऐसे पत्रकार होंगे जो रोज 10, 20, 50 आदमी को 5 स्टार में पार्टियां दे रहे हैं। भारत के कितने ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो भी इस उम्र के होंगे, जो अपने फ्लैट में इतनी लैविश पार्टी कर रहे हैं। कोई ना कोई तो पैसा दे रहा है और यही बताना है। अगर पैसे क्राउड फंडिंग से आ रहे हैं तो यह भी बता दो कि अगर क्राउड फंडिंग के पैसे आ रहे थे तो जुनैद भाई को क्यों नहीं दिया, उनकी मदद क्यों नहीं की। जरा यह बता दो कि पिछले 1 साल का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सौरभ दास, अभिजीत दिपके वगैरह का कहां से हुआ है। क्योंकि विदेशी चंदे से चंद्रशेखर आजाद बनना और विदेशी पैसे से क्रांति का इतिहास लिखना भारत में कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बस सरकार एक ही चीज चाहती है, कागज दिखा दो। तो जो कल तक किसी जंतर मंतर पर बोलते थे बैठकर कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो उनको कागज तो दिखाने पड़ेंगे और यह भी बताना पड़ेगा कि वो सीलमपुर, ये दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों से जो भर भर के नौजवान लौंडों को ला रहे थे, ये बताना पड़ेगा कि जेएनयू से जो बसें आ रही थी टू एंड फ्रो, उनका पेमेंट कौन कर रहा था। एक क्रांति होती है, क्रांति के पीछे कई सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब होते हैं, और जिन जवाब को देना इनका फर्ज है, काम है। और नहीं भी दोगे तो भारत की पुलिस विभाग को आता है जवाब निकलवाना, पैसे कहां से आए, कहां से आ गए पैसे क्रांति के लिए। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।